देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों का भुगतान करो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगभग देश के 450 स्थानों पर ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति विभिन्न हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। और आप देख पा रहे हैं कि धरने का लगभग देखते ही देखते 69 दिन बीत गए हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी बड़ा निर्णय अभी तक ठगी पीड़ितों के संबंध में नहीं लिया है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से लगातार जन आंदोलन कर रहे हैं, कभी यह रैलियां निकाल रहे हैं तो कभी पुतले जला रहे हैं, लेकिन समस्या ठस की फस बनी हुई है। न कोई सुनने को तैयार है, न कोई समझने को तैयार है। यहाँ तक कि आंदोलनकारी सब कुछ कर देख चुके हैं, यह बरसात भी देख चुके हैं, प्रताड़नाएं भी झेल चुके हैं, कई धक्का मुक्की सब कुछ सहन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला कलेक्ट्रेट पर डटे हुए हैं। 69 दिन इनको हो गए देखते देखते। न अंधी बेरी गूंगी सरकार सुन रही है, न शासन न प्रशासन सुनने को तैयार है। हर प्रकार से इन्होंने विरोध करके देख लिया है, हर प्रकार से इन्होंने अपनी संवेदनाएं सरकार के सामने व्यक्त कर दी है। बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, गांधी जी के सारे स्लोगन इन्होंने आजमा कर देख लिए, लेकिन सरकार की ठस से मस नहीं हो रही है। न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है। अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए लगातार ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति लगातार निवेशकों की आवाज़ उठा रही है। लाखों लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं और कई परिवार आत्महत्याएं करने के कतार पर हैं। ठगी पीड़ित कार्यकर्ता अभिकर्ता सब परेशान हैं, अपने गांव में नहीं जा रहे हैं, सामाजिक संबंध से भी टूट चुके हैं, घबरा चुके हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कहीं नौकरी नहीं तो कहीं रोजगार नहीं, परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। जाए तो जाए किसके पास, इसी को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है संगठन की ओर से। आज संगठन के सबसे बड़े राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद यहाँ आज आने वाले हैं और आज उदयपुर में एक बड़ा जन आंदोलन, एक बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है, जिसकी तैयारी सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं प्रदेश कार्यकारिणी यहाँ पूरी की पूरी मौजूद है और मदन लाल जी आज़ाद की अगुवाई में किस प्रकार का क्या कुछ चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, आज वो पूरी जानकारी जो है वो कार्यकर्ताओं को देने वाले हैं, इसलिए सभी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में ही सरकार ने पूरा इस क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों के पूरी तरह ताला लगा दिया है, चाहे वो कि कोई सी भी कंपनी हो, चाहे वो आदर्श हो, सारा हो, संजीवनी हो, पल्स हो, सारी कंपनियों के ताला लगा दिया है। और अब सारे जितने भी एजेंट अभिकर्ता सब एक जगह एक मंच पर एक स्थान पर संगठित हो रहे हैं। लगातार इनका जन संगठन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। लगातार देखते ही देखते 69 दिन इनके धरनों पर हो चुके हैं, लेकिन इनके साथ कई सामाजिक संगठन भी जुड़ चुके हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे तेज होता दिखाई दे रहा है। लगातार जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। कभी मोदी सरकार के पुतले जलाते हैं तो कभी राजस्थान सरकार के सामने अपना दर्द बयां करते हैं। आखिर सरकार, शासन और प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है, जबकि ये किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम अपने मेहनत की कमाई का पैसा मांग रहे हैं, जो हमने कोऑपरेटिव जगत में रहकर लोगों से संग्रहण किया है और उन पैसे को सरकार के द्वारा अधिकृत कंपनियों में जमा किया है। हमने कोई चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, फिर भी अभिकर्ता और कार्यकर्ताओं को चोर और डाकू जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अभिकर्ता और कार्यकर्ता कहना है कि आज लोग हमें पहचानते हैं, सरकार को वो नहीं जानते। हमारे कहने पे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए निवेश किए हैं, जिनको जमाधन 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना तक उनको वापस देना है, लेकिन सरकार सारा पैसा दबा कर बैठी है और न जाने सरकार कब देगी। इसके लिए सबको जनमन करने की आवश्यकता, एक मंच पे आने की आवश्यकता है और सरकार को अपनी ताकत दिखानी होगी। देश के लगभग 42 करोड़ लोगों के भुगतान का सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। आखिर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। ठगी पीड़ितों का ये कहना है कि धीरे धीरे जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है और लोग भी समझ रहे हैं, जितने भी निवेशक जमा करता है उन सबको पता है कि संगठन कितनी मेहनत कर रहा है उनकी मेहनत की कमाई को दिलाने के लिए। आप देख सकते हैं उदयपुर में बैठक आयोजित की जा रही है और आज एक बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा।
अगली तस्वीरों में आप देखेंगे किस प्रकार से मदन लाल आज़ाद और इनके विभिन्न जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो अपनी अपनी बात बहुत ही प्रमुखता से रखने वाले। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है कि ऐसी मीटिंगें साल में लगभग कई स्थानों पे हो रही है और अनगिनत बैठक, अनगिनत मीटिंगें की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध स्तर पर रणनीतियाँ बनाई जा रही है। आज उदयपुर के नगर निगम टाउन हॉल शहीद स्मारक पर एक बड़ा भव्य बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी संभाग लेवल से और सभी आसपास के जिलों से और प्रदेश की कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आज राष्ट्रीय संयोजक जो है मदन लाल आज़ाद आज नेतृत्व करने वाले हैं और आज वो संबोधन करेंगे, इसलिए बड़ी तैयारी के साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने अपना दर्द जो है वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को आपस में साझा किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी बहनें भी आई है जिसके आंसू छलक आए हैं। अपनी मेहनत की कमाई के लिए भी उनको दफ्तर दफ्तर चक्कर काटना पड़ रहा है। न जाने सरकार कब झुकेगी, सरकार कब इनका पैसा देगी। हमारे देश में लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, रोज लोक कल्याण के लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन लोगों का अपना मेहनत का पैसा भी नहीं मिल रहा है। सरकार कई तरह की प्रलोभनीय लुभावनी योजनाएं बनाती है और सरकार जो है कहीं न कहीं लोगों को ठग लेती है। आप देख सकते हैं ठगी पीड़ित उसमें से भी एक है। आखिर सरकार ने लाइसेंस दिया होगा, सरकार ने स्वीकृति दी होगी। एक सरकार आती है स्वीकृति देती है, दूसरी सरकार आती है बंद कर देती है। सरकार कहती है कि हम गरीबों का कल्याण करेंगे, जबकि वही गरीब आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर की दफ्तर दफ्तर भटक रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देश की 3.5 लाख कंपनियों को बंद करने के बाद किस प्रकार से सरकार मौज कर रही है और देश के 42 करोड़ लोग अपनी मेहनत की कमाई के लिए आज भी दफ्तर दफ्तर घूम रहे हैं। कई बेटी का पैसा जमा किया है, किसी ने घर बनाने के लिए पैसा जमा किया है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने धन को डबल और 3 गुना करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों ने निवेश किया है। क्रेडिट कंपनियों का कहना, कोऑपरेटिव कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की योजनाओं का अता पता नहीं था। उस समय भी हम क्रेडिट को सोसाइटियों ने लोगों को जीवन जीना सिखाया है, लोगों को बचत करना सिखाया है। लेकिन आज सरकार ने जिस प्रकार से कंपनियों पर बिना कोई नोटिस दिए बैंड लगा दिया गया और आज सारे जितने भी निवेशक कार्यकर्ता और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, निवेशक अपने पैसे के लिए जूझ रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ता आत्महत्या करने पर मजबूर है। आखिर बेचारा कार्यकर्ता जाए तो जाए कहाँ, किसके सामने रोए, कोई सुनने को तैयार नहीं। अंधी बहरी गूंगी सरकार, इनका कहना है कि हमने पुतले जलाकर देख लिए, आंदोलन करके देख लिए, बड़े बड़े आंदोलन कर लिए, दिल्ली में संसद को घेर के देख लिया, बड़े बड़े हाईकोर्ट जजों को जो देख लिया, सबके सामने गुहार लगा चुके हैं। कहीं न कहीं आप देखेंगे तो शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं फेल हो चुकी है। आखिर सरकार अगर मेहनत का पैसा नहीं देखती, आखिर सुन क्यों नहीं रही है, ये सवाल हर कोई यहाँ पर पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगले वीडियो में देखेंगे एक एक व्यक्ति का दर्द इतना बड़ा है कि शायद आपके रूह कांप जाएगी सुनेंगे तो। लोगों ने किस कदर अपना पैसा जमा किया और आज अपनी मेहनत की पूंजी के लिए आज इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज दर दर की ठोकरें खाने, 2 रोटी का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। ये वही कार्यकर्ता है जो सबसे पहली पायदान में खड़ा होता था गाँव में सब लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन आज इसी पायदान को आज मदद की आवश्यकता पड़ रही है। आज लोगों के सामने छुप छुप कर निकलना पड़ रहा है। लोगों की नज़रों में सरकार ने इनको डाकू बना दिया है। लोग इनके साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कोई इनको डकैत कहता है, डाकू कहता है, कोई क्या कहता है, ये अपना दुखड़ा आखिर किसे कहे। बहुत ही बड़ी बात है और हर व्यक्ति यहाँ पर अपना दर्द बांटता हुआ दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से साझा कर रहा है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। ये लोग बहुत ही परेशान हैं और उससे भी ज़्यादा परेशान है जो निवेश करने वाले लोग, जिन्होंने पैसा निवेश किया है वो ज़्यादा परेशान है। अब पैसा कैसे मिलेगा, कौन देगा, ये एक बहुत बड़ी जो है समस्याएं बनी हुई है और 69 दिन धरने के बीत गए, लेकिन अभी तक जो है निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं को उनका मान सम्मान और उनकी गाँव में जो साख थी, उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं सब चरमरा गई है। आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता। कलेक्ट्रेट संभागीय आयुक्त के पास ज्ञापन सौंपेंगे और आगे की रणनीति तय करके सोई हुई अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम करेंगे। इनमें डूबत धन को वसूल करने के लिए सरकार ने संपत्तियां और पैसे नगद सरकार ने जब्त किए, तो सरकार ही इसकी व्यवस्था करना चाहिए, पर सरकार सुन नहीं रही हमारी पब्लिक की।
इसलिए अपन को सरकार को भी कॉन्टेक्ट में लेना है। सरकार ने जो पैसा जब्त किया, संपत्तियां जब्त की है, तो सरकार ही इसकी व्यवस्था करे। मेरे परिवार से करीबन 7 जने चले गए हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरे पिताजी चले गए, मेरी वाइफ चली गई, और मैं सरकार को मैं कह रहा हूँ, हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। आप इस आंदोलन के अंदर तहत देखते हुए आज करीबन 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है, मगर सरकार ने अभी तक अपनी उनके बालों में उनके कोई जू नहीं रेंग रही है। मैं चाहता हूं कि कम से कम दिवाली से पहले इनको पेमेंट कर देना चाहिए था, मगर ये 2024 इनका जाना नहीं चाहिए। इस 2024 के अंदर अंदर इनको कोई भी प्रावधान लाके एक बार पेमेंट को चालू कर देना चाहिए। यानी कि वही लोग आ पा रहे हैं कि जिनको यानी कि वास्तव में वो ज़्यादा परेशान हैं, जिनके घर के अंदर यानी कि आज पैसे की सख्त आवश्यकता है। लोग बाग इतने परेशान हो गए, घर बार के अंदर वो रह नहीं पा रहे हैं। बार बार कहने पर भी यानी कि अब हमारे को, हम तो ये चाहते हैं कि जो यानी कि बड़े जो लेवल के जो थे एडवाइज़र जो थे, मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि आप अपनी लिस्ट बना के दे और उनको घर घर जा कर के सभी को उसको अवगत करावे और उनको सबको साथ में लेके आवे। आपको पता है यहाँ कहाँ से लोग आए हैं? बूंदी, कोटा, ठीक है, झालावाड़, जयपुर, राजसमंद, कानौर, जाडोल, खेरवाड़ा, कितने लोग कहाँ से आए हैं। और एक उदाहरण से आपको, एक छोटे से उदाहरण से बात बताता हूँ। एक व्यक्ति, नाम है उनका मुकेश जैन, ठीक है, क्या बात बताता है कि जहाँ जिस ज़मीन पे मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शादी हुई, पोते पोती बच्चे हुए, पैसा समाज ने खा लिया, मैं एजेंट था, परेशान हो गया, मुझे उस गांव छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। इतनी समस्या, इतनी पीड़ा और इतनी चीज़ होने के बाद में आज ये प्रशासन धृतराष्ट्र क्यों बना हुआ है? धृतराष्ट्र की कहानी सुनी होगी आपने महाभारत के अंदर, कि उनकी आंखें थी पर आंख पे पट्टी बांध दी। तो आज आंख पे प्रशासन पट्टी बांध के क्यों बैठा है? हुआ है। और संख्या बल क्या चाहिए इन्हें? कितनी बार संख्या बल चाहिए? अभी 14-15 अक्टूबर मशाल रैली निकाली, सब यहाँ गपे गए, लगभग 800 से ऊपर संख्या लोग आए थे। उससे पहले 23 सितंबर रविवार के दिन 400 स्थानों पे एक साथ धरना किया था, पूरे प्रदर्शन थे, लगभग उसके अंदर पूरे राजस्थान के 8000 लोग इकट्ठे हुए थे। तो कितनी संख्या बल देखनी है? अच्छा, खाली क्या प्रशासन को संख्या बल ही गिननी है? तो प्रशासन को संख्या बल भी गिनाने के लिए तैयार है। वो पूछे हमसे कि हम कैसे बात सुनना चाहते हैं, संख्या बल बता के, उग्रता से, शांति से, मौन धारण करके वो आंदोलन का जो भी रूप बता दें, हम वो आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो कौन सी संख्या बल की आवश्यकता? मेरे फादर के ट्रक वगैरह थे, तो ट्रक में कोई पार्ट खराब हो गया, तो मुझे वो उनकी दुकान पे भेज दिया। मैं वहाँ गया तो उन्होंने पूछा, यार बेटा तुम किसके बेटे हो? तो मैंने उनसे कहा, भाऊ जी का। वहीं पे रखवाला सो रहा था, वो जग नहीं जाए, इसलिए हम चुपचाप भर के और चलने की तैयारी में थे। आक्रोश तिरंगा रैली निकालकर आज यह शासन प्रशासन को संदेश देना चाह रहा है कि हमारे धरने को, सत्याग्रह आंदोलन शासन प्रशासन के खिलाफ जो 69 दिन हो गया, और आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय और हमारे संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे 69 दिन के इस संघर्ष के बाद भी शासन प्रशासन हमारी एक आवाज़ और हमारे दुख दर्द को नहीं सुन रही है, हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं और अनदेखा कर रहे हैं। तो उनकी सद्बुद्धि के लिए और हमारी संसद को इन्होंने कानून बनाकर उस कानून की पालना नहीं की है, उसको अशुद्ध कर दिया है। इन्होंने जो अपने पद का कर्तव्य करने के लिए जो शपथ ली थी, उस शपथ से दूर भाग रहे हैं और हिंदुस्तान की आम जनता की पीड़ा को नहीं देख रहे हैं। और सांसदों और संसद की धुलाई करके और हम हमारा भुगतान मांगेंगे। धुलाई कैसे होगी? धुलाई तो सर ये क्रांतिकारी रूप से भी होगी और
हम हमारी भारत की पवित्र नदियों का जल लेकर वहाँ जाएंगे और शुद्धिकरण करेंगे। का पैसा डूब गया। आज 10 साल से सब लोग परेशान हो रहे हैं और उनको एक पाई भी अभी तक वापस नहीं मिल पाई है। और इसके बावजूद जब सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं अधिनियम 2019 बना दिया है, उसमें भुगतान की गारंटी दी है, आवेदन करने के 180 दिन में 2 से 3 गुना भुगतान उनको देना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। मैं तो ये कहता हूँ कि देश में ये पहला एक ऐसा कानून है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों को इतने लंबे धरने करने पड़ रहे हैं, इतना लंबा आंदोलन करना पड़ रहा है। आज 69 दिन हो गए। हम लोगों का पूरे देश में 450 जगह पे धरना और प्रदर्शन लगातार जारी है। ठगी पीड़ित तबजब संगठन की राष्ट्रीय लेवल एवं राज्य लेवल की मीटिंग चल रही है, जो हम लोग 15 नवंबर को चंबल नदी से, चंबल घाट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। और चंबल का इतिहास रहा है कि जब महाभारत के समय में द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ था, उसमें द्रौपदी ने चंबल को श्राप दिया था। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से और ठगी पीड़ितों की तरफ से मैं भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये श्राप दे रहा हूँ। हमारा सारा पैसा दबा के बैठ गए और सारी कंपनियों के डायरेक्टर को जेल में डाल दिया है और पैसा लेके बैठ गई सरकार। उसकी मनमानी कर रही है पिछले 10 सालों से। तो सरकार को पेमेंट करना चाहिए सबका। इसी के साथ आपकी क्या हालत हुई 10 सालों में? 10 सालों में क्या, आज मैं नहा धो के आया हूँ। जब मैं अगर ऐसे ही लोगों को दिखाऊंगा कि भाई मैं गरीब हूँ, ये हूँ, पैसा नहीं है, तो मेरे जो भी पुराने कपड़े उसको नहा धो के पहन के आया हूँ, साफ़ सुथरा दिख रहा हूँ। मैं अगर इस टाइप से अगर डिप्रेशन में जाता हूँ तो डिप्रेशन में मेरा कौन देख रेख करेगा? मेरे परिवार की कौन देख रेख करेगा? प्रशासन हमें कोई जवाब नहीं देता है तो घर से निकल भी नहीं पाती है वो। तो बस प्रशासन से यही है कि जितने घर से निकलें और प्रशासन में आए और उनको सरकार को जगाएं, क्योंकि सरकार ने अगर इन आज सोसाइटियों को अगर परमिशन नहीं दी होती तो हम पैसा उसमें जमा ही नहीं कराते। अगर हम लोगों ने पैसा जमा कराया, हमारी जमा पूंजी, हमने अपनी मेहनत से इतना पैसा जमा कराया और आज वो सरकार अपना दबोचना लेके बैठी हुई है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? जो प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी पे थी, सारी प्रॉपर्टियाँ सील करके रख रखी है, अब उनको जेल में बंद कर रखा है। अब हम किससे पैसा मांगे? सरकार हमारा आखिरी होती, तो सरकार ही हमें अगर पैसा नहीं देगी तो हम तो कहीं के भी नहीं रहे, हम तो घर बार भी हमारा कल को बेचना पड़ जाए, ऐसी स्थिति में हम आके खड़े हुए हैं। ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि उन्होंने इन सब कंपनियों और सोसाइटीज़ को उन्होंने लाइसेंस दिया और उसके बाद जब वो मार्केट में काम कर रही थी तो उनको प्रमोट भी किया, उनको प्रमोशंस भी दिए और उनके लिए सरकार ने कई तरह के अवार्ड और कई तरह की उनके प्रशंसा पत्र ये उनको दिए। और उसी चाल में एक आम नागरिक जो बेरोज़गार था वो उस लालच में आकर के फंस गया और उसके बाद में उन्हीं कंपनियों को बंद भी सरकार ने किया है। कुल मिलाकर के इस काम में सरकार पूर्ण रूप से दोषी है और अगर कंपनियों को बंद करना था या ये बंद करना राष्ट्रहित में था तो सबका भुगतान कराने के बाद में इन कंपनियों को बंद किया जा सकता था। क्योंकि ये जितने भी आज नेता जो संसद में पहुँचे हैं उनमें से 80% नेता तो सब ठगे हैं। उनकी खुद की कंपनियां और सोसाइटियां थी, कई नेता आज मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं और उनकी खुद की सोसाइटियां चल रही थी, जैसे संजीवनी गजेंद्र सिंह शेखावत, उसमें उसका नाम लिया जा रहा है। एक KBCL थी, एक वो प्रभु सिंह करके एक विधायक है मथुरा के पास से। तो ऐसे कई जो विधायक और सांसद हैं। ये तो गुनाह है क्या धंधा करना, क्रेडिट कंपनी खोलना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन आप उनका ईमानदारी से उनका पैसा भी तो वापस करें। ये गुनाह, ये अगर गुनाह समझा होता तो शायद ये लोग फंसते नहीं। दिया तो उन्होंने भी होगा, बिल्कुल चला दी तो उन्होंने लिया होगा। जी 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 बिल्कुल। आगे होंगे क्या सारा?
खाई गए। रद्द कर देती है, उसकी कंपनी के लाइसेंस छीन लेती है और कहती है कि है ना ये पैसा अभी नहीं मिलेगा, जो भी है, ठीक है ना। अब इस बीच जो गरीब लोगों ने इतना पैसा जो इस कंपनी में लगाया, सोसाइटियों में लगाया, सहारा कंपनी हो गई, भविष्य हो गई या पल्स हो गई, जिसी भी कंपनी में पैसा लगाया, अब जो गरीब लगा, बहुत बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है और दिल्ली की तरफ कूच करेगा, जो 25 नवंबर को संसद को घेरेंगे। इसी के मार्गदर्शन में, इसी की तैयारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हमारा जो भी कंपनियों में पैसा डूबा हुआ है, तमाम हिंदुस्तान में जो 3 लाख कंपनियाँ बंद हैं, उनके भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे से। क्या यहीं नहीं जुड़ पा रहा है या कोटा में भी नहीं जुड़ पा रहा है? नहीं, कोटा में भी जुड़ रहे हैं हमारे, तो कोटा में भी जुड़ रहे हैं, कोटा में भी कार्य कर रहे हैं। अभी भी धरना चल रहा था हमारा, अभी हमने धरना समाप्त किया है। क्या अभी हम जो 15 नवंबर की जो तैयारी है उसमें लगे हुए हैं, इसलिए अभी ये धरना स्थल पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसकी तैयारी में हम गांव-गांव हर वर्कर, हर एजेंट के घर घर पहुंच रहे हैं और वहां की तैयारी कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। बहुत बड़ा जनसैलाब हमने तैयार करना है और वहाँ से हुंकार भरनी। चंबल नदी के लिए हो रही है। 15 नवंबर से चंबल नदी से पैदल यात्रा निकलेगी दिल्ली के लिए। 25 नवंबर को दिल्ली सांसद का घेराव होगा। कई पवित्र नदियों का पानी से सांसद का सारा गंदा वातावरण भरा हुआ है, उसको पवित्र करेंगे। और आज 2 महीना 70 दिन हो चुके। आज सरकार के कोई हलचल नहीं है, किसी प्रकार की गरीब लोगों का पैसा देने की कोई इरादा नहीं है। इसलिए संघर्ष हमारा जब तक सरकार इसका निराकरण नहीं करेगी, जब तक हमारा किसी भी प्रकार से ये आंदोलन बंद नहीं होना है। भले कुछ भी हो जाए, भले इनमें सालों साल गुजर जाएं, फिर भी हमारा जन आंदोलन चलता रहेगा। अपने अपने जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे धरना चलती रहेगी, क्योंकि हम वैसे लाचार हैं, घर पे भी रहते हैं तो लोग वैसे लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट करते हैं, तो इससे बेहतर तो हम धरना दे के कुछ भी करके, हमारा इरादा यही है। हमने एजेंट तरीके काम करके लोगों से पैसा लेके जमा कराया है, लोगों ने हमारा भरोसा किया है। हमारी संपूर्ण इच्छा ये है, घर बार का कैसा भी काम छोड़ के खर्चा हम कर रहे हैं और समय का त्याग दे रहे हैं। लोगों का पैसा दिलवाने के लिए हमारी संपूर्ण, हमारे उस बहन पे क्या गुजरती है, उन बच्चों पे क्या गुजरता है, क्या गुजरती होगी जिनका सब कुछ कर्णधार इस दुनिया से विदा हो जाए। हाँ, उसी तरीके से अभी बता रहे थे कोई साथी, सैकड़ों ने तो जीवन समाप्त किया है। लाखों ऐसे बेघर हैं जो अपने गांव नहीं जा पा रहे, घर नहीं जा पा रहे, सामाजिक उत्सव में भाग लेने नहीं जा पाते और एक नरक जैसा जीवन जी रहे। और करोड़ों परिवार इस देश में हमारे भुगतान के बिना जीवन जी रहे हैं। पाई काट के, अपना पेट काट के जिस तरीके से उन्होंने जमा किया, लेकिन आज मुसीबत के समय, शादी ब्याह के समय, बीमारी के समय, मरण मौत के समय, घर मकान बनाने के समय वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। तो सोचिए क्या दुर्दशा है इस देश की। और हमने भी हार नहीं मानी है। कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही है, लेकिन एक दिन भी हम नहीं रुके, एक दिन भी हम नहीं झुके। इन आतताइयों को सबक सिखाना होगा और सबक तो जनता सिखा ही चुकी है कि पिछले 10 साल में जो लोग अपने आप को रावण से भी ज्यादा बड़ा अहंकार हो गया था कि अब हमको इस देश से कोई हरा नहीं सकता, हमको सत्ता से कोई नीचे नहीं उतार सकता, तो चौबे जी 26 जी बनने गए थे, बोले थे अब की बार 400 पार, हो गई उन सबकी हार। इसलिए ये 400 की लार जो टपक रही थी, वो 400 छोड़ के बहुमत से भी नीचे आ गए। इसलिए
साथियों, ये जनबलबूत पूर्व आंदोलन की घोषणा होने जा रही है। साथियों, 15 नवंबर को चंबल घाट से एक विशाल पद यात्रा शुरू हो रही है जो दिल्ली जाएगी, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए दिल्ली में है। हम देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री कि तुम्हारे हाथ में कितना जोर है, बाजुओं में कितना जोर है। आज तुम प्रधानमंत्री हो और तुम्हारी पार्टी अल्पसंख्यक है, बहुमत तुम्हारे पास नहीं है, बैसाखियों के सहारे तुम प्रधानमंत्री बने हुए हो। तुमने पर्ची से राजस्थान की सरकार बनाई है, इसलिए अपनी औकात मत भूलो। आज ये मेवाड़ की धरती, ये महाराणा प्रताप की धरती, शूरवीरों की धरती तुम्हें चुनौती देती है। रोक के देखो कितना भुगतान रखोगे। भुगतान तो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सुन लो दिल्ली, जयपुर सुन लो, भुगतान में पड़े रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि हमारे, जैसा हमारी माता बहन कह रही थी अभी, भाई क्यों नहीं है अधिकार धरने देने का, क्यों नहीं है अधिकार सरकार तक अपनी बात सुनाने का, अपनी बात पहुंचाने का। क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है? इस देश में किसका राज है? जनता का। तो क्या अधिकार नहीं है जनता को अपनी पीड़ा बताने का? पूरा अधिकार है। आप देखो इस अंधी सरकार, राजस्थान की अंधी सरकार, दिल्ली की अंधी सरकार और प्रशासन की दादागिरी, लड़ाई है, आगे लड़ाई है। बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ाई है आगे। और दूसरे दिन लोग उठे तो भारत ने आजाद कर दी दो। और अशोक ही नहीं जो था, अंग्रेजों ने निर्णय लिया था कि अगर सितंबर 1948 में भारत छोड़ के जाएंगे, तो ऐसा क्या हुआ आधी रात को 12 बजे 15 अगस्त को ही तुमको भारत छोड़ के जाना पड़ा? ये पता है किसी को बात कि क्यों गए अंग्रेज? गांधी की लाठी से नहीं गए अंग्रेज। अंग्रेज गए तो नागरिकों के बारे में सोचा ही नहीं, तो पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, कौन न्याय दिलाएगा। इसलिए ये सब चोर चोर मोसेरे भाई तो पुरानी कहावत है। ये भाजपा कांग्रेस चोर चोर सब सगे भाई है। ये अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं जो देश में राज कर रही है। क्यों? क्योंकि इनको नागरिकों की चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि इनका बाप अमेरिका में कौन चुना जाएगा, इनका बाप लंदन में कौन चुना जाएगा। इसलिए वो उनके बाप को रोने जा रहे हैं अमेरिका में, उनकी माँ को रोने जा रहे हैं लंदन में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कुरुक्षेत्र में, हे अर्जुन, बिगुल बच चुका है महाभारत का, नए भारत का सदन शुरू हो गया है 6 साल पहले ही। इसलिए कुछ भी खोने को नहीं है हमारे पास, पाना ही पाना है हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए साफ सुथरा प्रशासन हमको देना है। इसलिए साथियों, ये बड़ी लड़ाई है और आप विश्वास के साथ जाए, क्योंकि हम भारत के भाग्य विधाता हैं। हम कोई ऐसे ही उठ के नहीं आ गए, ये तो मजबूरी है हमारी। पांडवों की भी मजबूरी थी, उन्होंने तो कहा था हमको 5 गांव ही दे दो, हम नहीं लड़ेंगे, सत्ता नहीं चाहिए। लेकिन दुर्योधन 5 गांव भी नहीं दे पाया। और ये नरेंद्र मोदी, ये तो बहरा सुनी से ये घोषणा होने चाह रही है कि भुगतान तो तुमको करना होगा। अरे भुगतान तो तुम्हें करना होगा, नहीं तो इस सत्ता की मौत मरना होगा। सत्ता की मौत मरेंगे ये सारे लोग। ये महाराणा प्रताप की धरती बोल रही है, त्याग की धरती है, ये हल्दी घाटी की धरती है, और ये इस देश की सबसे पवित्र माटी है, मीरा की धरती है, ये पन्ना की धरती है। हमने अपनी, हमारे यहाँ की माओ ने इस राज्य के लिए बेटों को खोने से भी नहीं चुका। ये वो धरती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इतिहास को
जियो फिर से इतिहास को। गाड़ी का भी फोन आया कि वो हेलमेट नहीं थे तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अरे इतनी छोटी छोटी बात पे जनता को तल रहे हो, जेबें काट रहे हो, और जब इतना बड़ा भुगतान लेके बैठे हो, तुम आंख अधिकार लेके बैठे हो, तो इनको बख्शना चाहिए क्या? इसलिए कानून ही हमारा हथियार बनेगा, और जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपको सौगंध है अपनी आने वाली पीढ़ी की और ठग बेईमान मुक्त भारत देश की, कि आप जिसके भी साथ अन्याय हो रहा है उसको समझाओ कि अगर अन्याय को बर्दाश्त किया तो अन्याय बढ़ता ही रहेगा। इसलिए अन्याय को खत्म करने का एक ही रास्ता है, अन्याय सहन मत करो, अन्याय का विरोध करो तो अन्याय खत्म होगा। इसलिए हम अन्याय के विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं, इस देश के न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और सारे गठबंधन करो। हम कार्यकारिणी में यही बात चल रही थी, अब हमारा प्रत्येक तपजमदारी, प्रत्येक ठगी पीड़ित जमा करता परिवार का साथी, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़े हो जाओ, तत्पर हो जाओ, खड़े होकर कहो कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। ये जो आंदोलन की रूपरेखा इन लोगों ने बनाई है, भरत जी ने, मदन जी ने, मनोरमा जी कोठारी ने, और हमारे युवा जांबाज खिलाड़ी, एक बार इन लोगों के लिए आप तालियां बजाओ। 1 सितंबर से मैं बराबर वाचिंग कर रहा हूँ, कहाँ इनको चाय नसीब है, कहाँ इनको भोजन नसीब है, कहाँ इनको पानी नसीब है, और ये गूंगी बेरी सरकार आज 65 दिन से ऊपर हो गए और इनकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये राणा संघ, इसके बाद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की कोई बात सुनता नहीं है। अब हम न्यायपालिका के साथ हैं। दोस्तों, कंपनियों ने हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। टोटल बैंक आपको मार्च 15 को साइबर ग्रुप ऑफ कंपनी का 3,056 लाख करोड़ रुपया बैलेंस था, और आज 15/7/24 को आया, उसका कोई ब्याज जीरो, उसका ब्याज जीरो। ये पैसा कहाँ गया? अन्य PSL का देखिएगा, जिस दिन जो पैसा था वही पैसा आज आ रहा है, सारा का जो पैसा था वो आ रहा है, जो सभी के पास है वो कब आ रहा है, ब्याज कहाँ गया? हम डायरेक्ट, आप कहते हैं सरकार है, आज कह रहे हैं हमारे माननीय मदन लाल जी आजाद ने जून के अंदर समस्त भारत के अंदर आंदोलन और सहयोग आंदोलन चलाने का निवेदन किया था केंद्र सरकार को। केंद्रीय यहाँ राजस्थान के CM साहब और नए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब, तो इसके लिए जनता को जगाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। सभी जो संगठन है, एक ही मांग है कि जनता को न्याय दिलाएं, उनका भुगतान दिलाएं, मैं ब्याज दिलाएं, चाहे वो किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो। आज जिन एजेंटों ने सुसाइड कर लिया, उसका जिम्मेदार कौन है? संबंधित संस्था या केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार? उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेंगे? तो हमारी एक ही मांग है कि जिनका परिवार उजड़ गया, उनकी सरकार। श्रीमान मदन जी आज़ाद साहब के सानिध्य में ये सम्मेलन हो रहा है और ये बैठक हुई है, और अभी माननीय आज़ाद जी साहब भी पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे हमारी सभा पूरी होने के बाद में यहाँ से रैली के रूप में हम अभी जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर पहुँचेंगे, और कलेक्टर साहब को और ADM साहब को हमारा एक ज्ञापन है ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार का, जो हमारी लगभग बर्ड्स एक्ट कानून 2019 में बना हुआ है, और बर्ड्स एक्ट कानून बनने के बाद में हमारा जो भुगतान फंसा हुआ है, आम गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है इस चीट फंड कंपनियों में। जैसे जो कंपनी लगभग 1900 की धौलपुर मुरैना MP के बॉर्डर पे जो हमारी नदी है, मुख्य नदी गंगा माई कह सकते हैं, जिसको चंबल के घाट पे बहुत बड़ा महापड़ाव होगा, और उस महापड़ाव से लगभग हमारा जो बहुत बड़ा जो सम्मेलन होगा 25 नवंबर 2024 को दिल्ली में, वो जो पैदल यात्रा वहाँ से शुरू होगी, जो कल 15 नवंबर 2024 से शुरू होके लगभग 10 दिन बाद में हम दिल्ली पहुँचेंगे, और दिल्ली पहुँचने के बाद में महापड़ाव के साथ में वहाँ हमारा ये जो ठगी पीड़ितों का जो मांग है, वो हम उस मांग के अंतर्गत हमारा जो जमा पूंजी, जमा धन गरीब लोगों का और हमारा फंसा हुआ है, वो हम लेने की कार्रवाई करेंगे।
इसी के साथ जय हिंद जय भारत। 70 सालों में 69 दिनों में क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया? 69 दिन हो चुके हैं। 69 दिन में हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया भी है, क्योंकि खोया तो आज हमने जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वो नहीं मिल रहा है, तो हमने ये खोया है हमारा मान सम्मान। जैसे आज हम जैसे मैं भी खुद व्यापारी हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, वो मेरा बिजनेस कहीं न कहीं डाउन हुआ है। आज एक एक रुपए के लिए भटकने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे पैसे के लिए ही हमारे को भटकना पड़ रहा है। तो क्या हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता है इससे अच्छे दिन और आ सकते हैं। गरीब के लिए तो कोई अच्छे दिन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हो बूढ़ी माँ बैठी हुई है और उसका पति है जहर खा के मर गए, वो विधवा है और उसका पैसा फंसा हुआ है, वो सुबह से यहाँ आके बैठी है। क्या उसने यही सोच के पैसा जमा करवाया है? इस दुख भरी घड़ी में अगर पैसा मिल जाता है तो फ़ायदे है, अगर ये तो एक सोचने का विषय ही है। इसी के साथ 42 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो लगभग 69 दिन से बैठे हुए। जैसे सहारा से जैसी कंपनी जिसके ट्रेन चलते थे, आपको मालूम होगा 84 में उसने सहारा के टीम को अपने को फ्लैट दिए थे वहाँ ऊटी में। ऐसी बड़ी कंपनी कैसे डूब सकती? आज हिंदुस्तान जिंक के कैसे डूब सकता? जो कमाने वाला, सोना बेचने वाला कैसे कमा सकता? कंपनी नहीं डूबी है, धोखा हुआ और इनको साथ में ये सब करके भारत माता की जय। विजय कुमार वर्मा मेरे जीवन का अहम हिस्सा बहुत अच्छी बात है। सहारा में एजेंट के रूप में लिया। मेरा परिवार उसी से चलता था, उसी से चलता था। मैंने 2018 में भी गुल बजाया, मेरे को निष्कासित कर दिया गया। मेरे जो एजेंसी कोड निवेश के नाम पे जनता को रोज वाई लूट रहे हैं, लेकिन ये जो जनता की पीड़ा है ये दोनों सरकार को नहीं दिख रही है। और विपक्ष वाले भी मौन है, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी फंड में खूब इन उद्योगपतियों से जो भी संस्था चला रहे थे उनसे खूब डोनेशन लिया हुआ है। उसका मेन कारण ये है क्योंकि उनके खिलाफ विपक्ष भी नहीं बोल रहा है। अगर विपक्ष बोलता तो ये लगता है कि नहीं यार, चलो जो मौजूदा सरकार है वो नहीं कर रही है तो विपक्ष ध्यान देगा, लेकिन वो भी मौन है। तो यहाँ 3-3, 4-4 कलेक्टर साहब चेंज हो गए, एसपी साहब चेंज हो गए, आईजी साहब चेंज हो गए, लेकिन 65 दिन से कंटिन्यू ये धरने पे बैठे हैं। वहाँ से रोज कलेक्टर साहब निकलते हैं, एसपी साहब निकलते हैं, आईजी साहब जो नए आए हैं राजेश जी लांबा साहब भी पहले निकलते थे, लेकिन किसी की नज़र में उनकी पीड़ा नहीं दिख रही है। अब भाई ये जो पीड़ित निवेशक बैठे हैं इनकी वास्तव में क्या समस्या है? हम इनका पत्र आगे सरकार के पास, सहकारिता मंत्री के पास क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं? उनका जवाब आज दिन तक इनके पास आया नहीं है कि भाई 65 दिन से जो निवेशक बैठे हैं इनकी जिनाई समस्या है। इनको जो कहने के वो है कि भाई खुद को मरना पड़ेगा तभी स्वर्ग के दर्शन होंगे। तो इसलिए मेरे तमाम निवेशकों से यही अपील है कि वो आगे आएँ अपने हक के लिए और इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और आज दिल्ली से पधार रहे हैं मदन जी, उनका भी झीलों की नगरी में स्वागत है, पहुंचने वाले हैं। लेट हो गए, बाकी तो रात को चेतक से बैठ के तो पहुंच चुके होते। मिशन को आगे बढ़ाना है और आम जनता को न्याय दिलाने में जो ये लोग भी बैठी है इससे कई गुना आपको संख्या बढ़ानी है। और अभी जो 15 तारीख से धौलपुर से और दिल्ली तक की जो चल रहा है मिशन, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान से बताओ, क्योंकि राजस्थान में रख लो कोई बात नहीं। मेहनत करके खून पसीने की पैसा इकट्ठा करके 100 रुपये की आईडी 200 रुपये की आईडी करके ने लोगों ने इस कंपनी में पैसा जमा करा। जैसे उनके समय पूरा हो गया, कंपनियां बंद होगी, लोगों के मतलब मेहनत का पैसा इस कंपनी में फंस गया है। उस पैसों के लिए आज 2012 के बाद से आज तक हम सभी ठगी पीड़ित परिवार और एजेंट इस पैसों के लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है, पैसे मिल नहीं रहे हैं। एजेंट साथी है उनको परेशान हो रही है कि
पैसे आप ले गए हो, हम तो आपको जानते हैं, कंपनी को नहीं जानते हैं, यूँ करके घर पे आके बैठ जाते हैं। कहीं शादी करवानी है उस समय भी लोग आके हमारे घर पे बैठ जाते हैं कि हमारे साथ चलो, हमारे उधार है कोई सामान है वो दुकान से आप दिलाओ, पैसे आप दे देना, जब हमारी मैच्योरिटी होगी उस समय हमारा पैसा आप रख देना, जो पॉलिसियाँ है वो आप रख लो, पैसा हमको दे दो, समय हमारा पूरा हो गया है। हमने यूँ कंपनी को देख के पैसा नहीं दिया था, एजेंटों को देख के हमने पैसा जमा करा है, पैसा हम आपसे मांगेंगे। यूँ करके कई लोगों के तो खेतों को भी कमाने नहीं देते, जो खेत को रोकते हैं, घर में मोटर वोटर कोई हो वो ले जाते हैं, कस्टमर मोटरें निकाल के ले जाते हैं। परेशान होकर कई सारे एजेंटों ने आत्महत्या कर दी है, कई सारे एजेंटों ने गांव छोड़ के पलायन करके कई शहरों में जाके रहते हैं, गांव में नहीं आते। इस प्रकार से भारी समस्या होगी है। हम ठगी पीड़ित एजेंट 70 दिनों से धरने लगा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये व्यक्तित्व आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की तरह आज कोई अलग जगह सकता है क्या? न इनके खाने पीने का ठिकाना इस आंदोलन का। ये भाई साहब, ये भादन जी आजाद इस मेवाड़ की धरती के ऊपर, महाराणा प्रताप की धरती के ऊपर, मीराबाई की त्याग भाई धरती के ऊपर आजाद जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आपका संघर्ष पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब मैं भगवती लाल जी कमेटी, कोई उनके साथी है तो उनको ले ले आके यहाँ से आई कार्ड। वालचंद जी कमेटी, उदयपुर की झीलों की नगरी कहे जाने वाली उदयपुर की धरती पर ये माननीय मदन लाल जी आजाद जो हमारे मनोज जी पुरोहित और प्रदेश से पधारे हुए प्रदेश कार्यकारिणी के लोग सामने खड़े रहेंगे। विजय जी वर्मा आपका भी स्वागत, अभिनंदन। सुराणा साहब आपका भी स्वागत, चित्तौड़ और सब जगह से। आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते। गैर मंत्री तेरी नादिरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैर मंत्री तेरी नादिरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुनः आप सारे निवेशक परिवारों की ओर से मेवाड़ की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। शांति से सुनेंगे आप। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपकी मेवाड़ की प्रणाम करता हूँ। बढ़िया मोर्चा संभाला है राजस्थान में। वर्मा जी भी उधर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्थान में हमारी इस मुहिम को और तेज किया है, इस अलग को और ज़्यादा जगाया है। जब शुरू में राजस्थान में हम लोग संघर्ष कर रहे थे, आ रहे थे, तो बहुत कम
संख्या होती थी। लगता था जैसे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे राजस्थान को जगाने में, लड़ाने के लिए तैयार करने में, लेकिन अब लगता है कि अब राजस्थान ही अगुवाई करेगा पूरे देश में इस मिशन भुगतान आंदोलन की। साथियों, 15 नवंबर को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, शहीद बिरसा मुंडा जी का नाम, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनकी जयंती होती है और हमारी मोदी की जो सरकार है वो भी 100वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है पूरे देश भर में बिरसा मुंडा जी का। तो उन्हीं की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को आपके ही राज्य से वीर नदी है चंबल, दुनिया में मशहूर है उसका इतिहास कि जब जब किसी जालिम ने किसी के ऊपर जुल्म किया और कोई अकेला पड़ गया तो वो उस जुल्म का बदला लेने के लिए चंबल की घाटी में कूद जाया करता था और उस चंबल का पानी पी के और वहाँ की मिट्टी में रह के उसमें अकेले में इतनी ताकत आ जाती थी कि वो समूची अन्यायी व्यवस्था से लड़ जाता था। इसलिए हमने भी चंबल घाटी को ही चुना है 15 नवंबर के लिए कि वहीं से एक क्रांति का बिगुल फूंका जाए, एक क्रांति की जाए हिंदुस्तान में ठग और बेईमानों के खिलाफ। क्योंकि आप सब जानते हैं, जानते क्या है, भुक्तभोगी हैं, बल्कि जानना बाकी से मतलब नहीं है। और सहारा के लोगों का पाई पाई इसलिए दे देंगे क्योंकि सहारा का घाव अभी ताजा ताजा है और उनको मूर्ख बना के बहका के कि हम तुम्हारा पाई पाई का हिसाब करेंगे। आपके आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र सरकार रच रही है ताकि सहारा के लोग आपके साथ ज्यादा ना जुड़े। उस वक्त निवेशक थे, जमाकर्ता सहारा के, किसी का कोई पैसा वापस नहीं हुआ। सब वो कौन था, जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। अब फिर ये नया इन्होंने सहारा CRC पोर्टल लॉन्च कर दिया जो बिल्कुल गैर कानूनी है। किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि CRC किसी का भुगतान कर सकती है या उसको भुगतान के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन आपका जो ये बट्स एक्ट वाला आंदोलन था, इसको कमजोर करने के लिए खुद गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने एक गैर कानूनी पोर्टल लॉन्च कर दिया और उस गैर कानूनी पोर्टल से भी किसी का भुगतान नहीं किया क्यों है। उसी तरह से यहाँ भी सबका पैसा वापस किया जाए, केवल सहकारी समितियों वालों के आवेदन ना लिए जाएं। आवेदन हुए शायद बहुत सारे में, वो भी हुआ है, चालान भी फाइल हुआ है सहकारी समितियों के मामले में, लेकिन पैसा उनको भी नहीं मिला है। आदर्श का मामला है आपके यहाँ, आप सबको पता होगा, कई मामलों में हाई कोर्ट के आदेश आ गए, 90 दिन के ही थे वो आदेश भी, कि 90 दिन। एक पूर्व DGP ने सुसाइड कर लिया था, कई सांसदों ने सुसाइड कर लिया था, एक गवर्नर ने सुसाइड कर लिया था आदर्श स्कैम में फंस के। तो उस वक्त चूंकि चुनाव भी था 2019 वाला बंगाल का, बंगाल में ममता बनर्जी को कमजोर करना था। इनको लगता था कि अगर हम ठगी प्रकरणों पर कोई सख्त कानून ले आएंगे, कार्रवाई करेंगे, तो शायद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। और इन्होंने आनंद फानन में अध्यादेश के माध्यम से इस बट्स एक्ट को लागू कर दिया 21 फरवरी 2019 को। इसमें ये व्यवस्था की इन्होंने खुद ही कि आपका पैसा ये देंगे, आवेदन लेकर के देंगे। 2 सिग्नल भी किया, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में 30 जनवरी को कार्यक्रम किया, धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। उस समय चूंकि आम चुनाव होना था तो कहा उन्होंने, तमाम लोगों ने, आपके सामने भी वो सांसद महोदय आए थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बड़ी तारीफें की थी। प्रधानमंत्री भी कई जगह बोले, आगरा में बोले, बंगाल में बोले, केरल में बोले, त्रिपुरा में बोले कि हम जो है 100 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन अब तो 200 दिन लगभग हो लिए होंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने उन्हें। अब उनके मुंह से आप बट्स एक्ट का नाम नहीं सुन सकते। उन्हें बट्स एक्ट भूल गए वो कि कोई कानून इस तरह का बनाया था उन्होंने, और दुनिया भर की बातें कर लेंगे, लेकिन बट्स एक्ट बोलने में, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, या उनके कोई मुख्यमंत्री हों, या फिर विपक्ष के नेता हों, उनकी भी नानी मर जाती है, कोई बट्स एक्ट का नाम नहीं लेना चाहता। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है साथियों कि बट्स एक्ट इन्होंने गलती से, जल्दबाजी में इतना खतरनाक कानून बना दिया है कि अगर वो ठीक से लागू हो जाए तो पार्लियामेंट का सेशन जेल में बुलाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब आप स्वयं खड़े हो जाओगे
तो जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं वो या तो आपको सहयोग करने लगेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के, या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे कम से कम हिंदुस्तान की सरजमीन से। ये आंदोलन इतना बड़ा अब बन चुका है, पूरे देश के हर राज्य में लोग इसमें हर लेते हैं, उनमें घमंड और अहंकार भर देते हैं। और फिर जो साधारण जनता होती है, जनसाधारण ही जो पीड़ा से ग्रसित होते हैं, जिनकी पीड़ा को कोई सुनता नहीं है, वही उठ खड़े होते हैं और क्रांति हो जाती है और ऐसे अहंकारी शासकों को जनता मिट्टी में मिला देती है। तो मुझे जो आभास हो रहा है वो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी का इस विषय पर मुंह न खोलना, अमित शाह का लगातार छल करते रहना, राहुल गांधी का मौन, दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों का मौन इस कानून को लेकर के, मोटा काम धंधा करने वाले या हमारे छोटे मोटे वकील साहिबान, लेकिन अभी जो ये डिजिटल अरेस्ट वाला धंधा चल रहा है, साइबर ठगी, उसमें तो जजों तक को लूटे ले रहे हैं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री था अंबानी साहब ने कहा है कि भैया पूरी जिंदगी भर का है तुम्हारा ये सिम, लाइफ टाइम सिम की वैलिडिटी थी ना, 2 दिन रिचार्ज मत कराओ इसे, आप 2 दिन में आपकी लाइफ खत्म है। तो सब ठगे गए हैं पूरे देश में। कोई अभी गंगा जी का जो सरयू से सरयू का और उस जल से उस संसद भवन की सबसे पहले धुलाई सफाई करेंगे हवन यज्ञ के साथ। जहां अगर आज आप किसी साधु सन्यासी को भी बैठा दो तो वो भी चोरी करने लगता है, बेईमानी करने लगता है, ठगी करने लगता है। बुराया नहीं है साहब, संसद में जिसको भी भेज दो आप। नरेंद्र मोदी जिसके आगे वो कैसे बोलते हैं, आगे नाथन पीछे पगा, कोई बालक नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं। पूरा देश ये सोचता था कि यार ये आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, वहां पहुंच जाएगा तो देश का कुछ ऐसा व्यक्ति जिसने अपना घर द्वार बीबी तक छोड़ दी थी, वो आदमी भी वहां पहुंच के ठग बन गया, ठगी करने लगा, पूरे देश को ठगवा दिया उसने। तो आप सोच सकते हो, हमारा वो पहले वो 500 या 200 रुपये वाला पहनता था और ठगों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता, और बाकी बातें करो, ठगों के खिलाफ मत बोलो। ऐसे एक और उदाहरण है साहब, वो दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी बन के आया था 2011-12 में, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, किस बात पे जेल में गया? भले ही लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी ने उसको द्वेष बस जेल में भेज दिया, लेकिन इतना भी द्वेष नहीं था, कुछ सच्चाई थी उसमें। शराब के मामले में जेल में रहना पड़ा उसको, उसके 2-3 मंत्रियों को। तो वो जगह ऐसी है जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ, यही बात कभी वो भी बोला करता था कि शायद उस कुर्सी में ही खोट है, लेकिन वो कुर्सी पर ऐसे ही जाके काम करे, देशभक्ति का काम करे, जनता का काम करे, वहाँ बैठ के बेईमानी ना करे, छल ना करे, कपट ना करे देश के साथ। सबसे पहले ये काम करेंगे और इस काम के लिए बड़ी संख्या चाहिए, नहीं तो वहाँ तक झांकने भी नहीं देगा। इतना बदमाश है अमित शाह, पहले ही रुकवा देगा यहीं चंबल पे, 2-4 हज़ार ही आप रहेंगे तो यहीं से आगे नहीं बढ़ने देगा, कहेगा यही कर लो इनको डिटेन सबको। अगर आपकी संख्या इतनी हो गई कि उस संख्या के सामने उसे लगा कि अगर अब मैंने इनको रोका, इनका काम नहीं किया, इनकी न्यायपूर्ण मांग को नहीं माना, तो ये मुझे उखाड़ के फेंक देंगे, लंका लगा देंगे मेरी, बांग्लादेश बना देंगे। लोग तो भले थे कि उन्होंने उसको हवाई जहाज दे दिया कि तू भाग जा, भाग सकती है तो। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसे हालात मेरे जीवन काल में हिंदुस्तान में हुए तो मैं भागने नहीं दूंगा एक को भी। मैं तो कह दूंगा पकड़ के रखो इनको। BNS 2023 की धारा 111 खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बनाई है और उसमें ये प्रोविजन किया है कि ठग और बेईमान एक से ज़्यादा आदमी मिलकर ठगी कर रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं गैंग बना के, तो उनको सजाए मौत दे दो। और ये इन्होंने सबने कर दिया है ये अपराध, तो मैं तो उसका प्रयोग करवाऊंगा। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक श्री मदन लाल जी आज़ाद साहब पधारे हैं और दिनांक 15 नवंबर को इस देश का सबसे बड़ा ठगी पीड़ित आंदोलन की तैयारी के लिए आप दौरे पर पधारे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि 15 नवंबर की रणनीति हमारे मदन जी आज़ाद साहब राजस्थान के हाथों में ही रहेगी और राजस्थान में भी उदयपुर संभाग उसकी लीडरशिप करेगा
और इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएगा। जैसा कि आपको सबको पता है कि इस आंदोलन के 3 लक्ष्य हमने तय किए हैं। पहला लक्ष्य देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। दूसरा लक्ष्य जिन निर्दोष एजेंट साथियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, पलायन की पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, उनको सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, उनका पुनर्वास हो, रोज़गार का अधिकार उन्हें मिले। और तीसरा लक्ष्य कि जो सरकार ने, संसद ने BNS 2023 में प्रोविज़न किया है कि सरकार न्यायालय भारत के ठगों को, बेईमानों को, जो इस तरह के अपराध करते हैं, गैंग बना के लोगों को ठगते हैं, आर्थिक अपराध करते हैं, उनको सजाए मौत दी जाएगी। तो तीसरी वही मांग है कि ठगों को सजाए मौत दी जाए। चूँकि ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण हमारे देश के लगभग 1250 सैनिकों ने आत्महत्याएं की हैं और 5 लाख जनसाधारण ने भी आत्महत्या की है। और ये बड़ा दर्दनाक है अपने आप में। दुनिया के इतिहास में आज तक कहीं भी किसी प्रकरण या मतलब अपराध को लेकर के इस तरह से प्राकृतिक आपदाओं में भी इतनी बड़ी जनहानि कहीं नहीं हुई है जितनी ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण हमारे देश में जनहानि हुई है। देश के कितने स्थानों पर अभी धरने चल रहे हैं और क्या फीडबैक वहाँ से आ रहा है? सर, लगभग 300 से 400 स्थानों पर तहसील और जिला स्तर पर हमारे ये धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम जारी है। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे लिए यही बड़ी उपलब्धि है कि सकारात्मक भाव है। कहाँ लोग लड़ना ही नहीं चाहते थे इस विषय पर, आज लड़ रहे हैं अगर देश भर में, तो हमारे लिए तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। धीरे धीरे ये आग और फैलेगी, ज़्यादा लोग लड़ने में सम्मिलित होंगे, ये लड़ाई जीत लेंगे। नकारात्मक ये है साहब कि हमें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है। इसमें महाभारत जैसी स्थिति है कि अपने ही भाई बांधवों को मारना पड़ रहा था। अर्जुन को तो रो गया था, जबकि उसने बहुत राजा मारे थे उससे पहले, बहुत शिकार करता था, कहाँ रोता था। लेकिन जब सामने अपनों को मारने की बारी आई, पितामह को, भाइयों को, मामा को, फूफा को, भतीजे को, तो रोने लगा था। वही स्थिति सेम हमारे सामने है कि अगर हमें कहीं अंग्रेज़ों से लड़ना होता, मुग़ल शासकों से लड़ना होता, तो लड़ लेते, बेखौफ होकर मार देते। लेकिन यहाँ हमें अपने ही देश के उन शासकों से लड़ना है जो हमने ही चुने हैं। और जो भविष्य हम देख पा रहे हैं कि अगर इन्होंने लोगों का भुगतान नहीं किया जल्दी से जल्दी, तो ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई में बदलेगी साहब। और हमें भी वही हालात करने पड़ेंगे जो बांग्लादेश या श्रीलंका में सरकारों के वहाँ की जनता ने की। शायद ये लड़ाई जीत भी जाए, लेकिन इससे परिणाम क्या देख रहे हैं आप? पीछे क्या होने नहीं, परिणाम तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा आएगा। सत्य की और न्याय की, धर्म की स्थापना होगी। देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। जिन लोगों का पैसा डूबा है मेहनत का, वो पैसा उन्हें वापस मिलेगा। जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है या हो रहा है, वो उनका शोषण उत्पीड़न रुकेगा। सबको एक सम्मानजनक जीवन मिलेगा हिंदुस्तान में। परिणाम तो निश्चित रूप से बेहतर आएगा, परिणाम को लेकर हमें संदेह नहीं है। लेकिन उस परिणाम को लाने के लिए जो हमें करना पड़ रहा है, उस पर कभी कभी जो है बड़ा वो होता है कि यार दुनिया में आज हम सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाते हैं भारत को। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है साहब, सबसे अच्छा संविधान है इसका, सबसे बड़ा विश्वगुरु है। और पता पड़ा कि उस विश्वगुरु राष्ट्र के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या किसी चीफ मिनिस्टर को जनता दौड़ा दौड़ा के सड़कों पे मार रही है, पीट रही है। तो वो स्थितियां थोड़ा सा कभी कभी चिंताजनक लगती हैं जब हम देखते हैं परिदृश्य को। यार ये होगा, अगर भुगतान नहीं करोगे तो ये होना है। किस किस को हम रोकते रहेंगे? सत्य और अहिंसा का पाठ किसे पढ़ाते रहेंगे? अभी 22 सितंबर को हमने प्रधानमंत्री के पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उस राज्य का चीफ मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष, 4 लोगों का। हमने किसी को नहीं कहा था कि आप जूते मारना पुतला जलाते वक्त पुतलों में। लेकिन भरत जी, कई जगह लोगों ने मारे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जूतों में पुतलों में जूते, और मारो गालियाँ भी दी। बड़ा बेरहमी से पुतले जलाए गए। तो जब ये जनता का आंदोलन बनेगा साहब, तो किस किस को रोक लोगे आप? लोगों में इतना क्रोध है, इतना गुस्सा है कि वो निश्चित रूप से कोई ना कोई हरकत करेंगे। इस तरह की कोई ना कोई ऐसी वारदातें हो सकती हैं जो हमें भी शर्मसार कर सकती हैं। आपने वो बात कही थी डिजिटल चोरी आजकल ज़्यादा हो रही है। हाँ, डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर। डकैत से भी खतरनाक है? डकैत से भी ज़्यादा खतरनाक है। डकैत तो एक घर को, एक गांव को लूटते थे, तो पूरे देश को लूटे ले रहे हैं।
और ऐसे लोगों को लूटे ले रहे हैं जिनके ऊपर लूटे हुए लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। जजों को, आईपीएस को, आईएएस को, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिसर्स को, जर्नलिस्ट को। तो ये बड़ी मतलब चिंता का विषय है। और हमारा तीसरा नंबर है ठगी की घटनाओं में पूरी दुनिया में, साइबर क्राइम में हमारा तीसरा नंबर है। और लगभग 21,000 करोड़ रुपए एक ही साल में ठगे गए हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। और अगर इतना हल्का होता तो प्रधानमंत्री थोड़ा ही मन की बात में जिक्र करता है। इस घटना का प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया है। इसका मतलब है कि बहुत गंभीर विषय है और उसे भी खतरा लग रहा है। क्या कुछ चिंतन मंथन अभी तक आपने किया है? कैसे कानूनों का निर्माण आवश्यकता पड़ेगी? क्या कुछ सरकार को सुझाव दिए हैं? सर, कानून अपने आप में हमारे देश के बहुत बेहतरीन हैं। सवाल है उस कानून को क्रियान्वित करने की जिनकी ड्यूटी है उनकी मंशा पवित्र नहीं है, उनकी मंशा राष्ट्रहित की नहीं है, वो ईमानदार लोग नहीं है। कानूनों की कमी थोड़ा ही है। कानून तो आईपीसी में 1860 में धारा 374 बना दी गई थी, शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए 420 बना दी थी, चीटिंग रोकने के लिए 419 बना दी थी, 406 बना दी थी 1960 में। कानून की कमी नहीं थी, ना पहले कमी थी ना आज कमी है। इन्होंने भी बट्स एक्ट बना दिया था 2019 में, दोगुना भुगतान करने का। लेकिन जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है उस कानून के क्रियान्वयन की, वो लोग ईमानदार नहीं हैं, वो कानून के प्रति समर्पित नहीं है, इसलिए वो कानून को अपने ढंग से तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है। उनको ठीक करने के लिए हम 25 नवंबर को संसद पे जा रहे हैं। तमाम नदियों का पवित्र जल लेकर के धुलाई करेंगे उन कुर्सियों की, तो उन पर बैठे हुए लोग ईमानदारी से रह सकें, ईमानदारी से काम करें। तो दिनों से उदयपुर की बहुत सी जनता कहती थी कि आप लोग जो ये आंदोलन कर रहे हो, आपके नेतृत्व अधिकारी कहाँ पे है और आप क्या पता आप दिला पाओगे नहीं दिला पाओगे। तो विश्वास की कमी थी और लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि नहीं पता नहीं, ये भरत कुमावत, मनोज राजपुरोहित, बंसीलाल जी और ये कुछ लोग बैठे हैं 70 दिन से, शायद ये पागलपन है। आज आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, पागलपन नहीं था 70 दिन से। राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन जी आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष MP शर्मा साहब आए, ब्रजमोहन जी आए हमारे साथ में यहाँ पे, और सारे पदाधिकारी आए। तो इससे ये साबित होता है कि हम संगठित, हम एकत्रित और हम सब साथ हैं। और ये चिंगारी उदयपुर, जैसा मदन जी ने बताया कि उदयपुर से एक सकारात्मक नतीजे, उदयपुर में लगभग 15,000 लोग हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों से पीड़ित हैं। उनमें से लगभग 800 लोगों के पिछले 70 दिन में हम लोगों से जुड़ाव हुए हैं, 800 लोग। तो धीरे धीरे ये संख्या पूरे 15,000 लोग हमारे साथ में आएंगे। और हम जो नेशनल लेवल पे चाहते हैं, जैसा मदन जी चाहते हैं कि पवित्र हो सारी चीज़ें, तो उस स्तर पर लेके करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम सब मिलके और उदयपुर में एक अच्छी जागृत की है। उदयपुर की जनता को एक आज के दिन खुशी मनानी चाहिए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे अटके हुए हैं बहुत ही जल्द मिलेंगे। एक दूसरा विषय, डूंगरपुर में यही ऐसा ही उग्र आंदोलन 10 तारीख सवेरे 10 बजे रविवार के दिन हम वहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जहाँ पे जिला कलेक्टर को और वहाँ के सारे आयुक्त अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि सिर्फ ये उदयपुर के अंदर नहीं, आपके यहाँ पे भी ये समस्या है और इस समस्या को आपको भी देखना पड़ेगा। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ और सब अतिथियों का सम्मान करता हूँ। धन्यवाद।